पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जंग इंसान शुरू करता है, लेकिन उसको खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान का भारत को दो टोक पैगाम। अपने खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात की वाज़े पेशकश कर दी। साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ अब नया माइंड सेट है, अब भारत में भी नई सोच आनी चाहिए। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान फौरी और भरपूर जवाब देगा, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं, आखिर में बातचीत से ही मसला हल होगा। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का सफर। नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहबा ने। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा, और पेशावर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का प्रोग्राम में शिरकत का। महमूद शाह साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज का ये स्टेटमेंट, भारत को ये पैगाम कितना वाज़े, कितना दो टोक, कितना बरवक्त और कितना जामे और मुदल्लिल था? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 ब्रिगेडियर साहब, आपसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब था, और मेरे ख्याल में इंडिया को सोचना चाहिए जहाँ पर वो अपने इंतखाबात जीतने के लिए बैनुल-अक़वामी एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हैं, ये इतना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो मालूम नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग में ईस्ट पाकिस्तान खो चुका है और इस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अभी जो पाकिस्तान का है कि जो भी नेक्स्ट जंग होगी, जो अभी ये कर रहे हैं, तो वो फुल जंग होगी, और वो जंग होगी पाकिस्तान की बका की। हमारे पास और कुछ नहीं है कि हम लूज़ करें, इसलिए हम जो जंग शुरू करेंगे वो इसी नीयत से होगी कि इसमें या पाकिस्तान बचेगा या फिर इंडिया बचेगा, तो टोटल वार होगी। पाकिस्तान जो है एक टोटल वार, तो इस तरीके से इंडिया को खेल नहीं खेलने चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जंग तो शुरू करना आसान है, लेकिन फिर उसके ऊपर कंट्रोल इंडिया का नहीं रहेगा, और हम इस किस्म की बातों का ख्याल नहीं रखेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने आप को बचाते हैं। और देखो, दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और फिर इस जंग में कोई वो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान को मालूम है कि इस वक्त जब ये पुलवामा में हमला हुआ, उसी के साथ साथ जो है सिस्तान प्रोविंस में ईरान में एक हमला हुआ, और दोनों में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये एक डेफिनेट मिलिट्री मूव है।
ये जो है इतने आसानी से इतने सिंक्रोनाइजेशन और नहीं होता। तो इसलिए पाकिस्तान इसको समझता है और मेरे ख्याल में यही मैसेज जो है उनको कन्वे किया गया है कि आपके अपने इलेक्शन तो होंगे और उसके लिए जो भी आप जी। शैला रजा साहबा, शैला रजा, आप किस तरह से देख रही हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आज के इस स्टेटमेंट को, भारत को जो उन्होंने जवाब दिया, कितना मुदल्लल, कितना मुदब्बिराना, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर होती तो वो इस तरह की सूरत हाल से किस तरह से निपटती? अभी देखिए, महमूद साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि दोनों वो न्यूक्लियर पावर हैं और इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसीलिए बनाया था कि वो समझते थे कि हमारा पड़ोसी, हमारा मुखालिफ, हमारा दुश्मन भारत है और उसके साथ हमें ताकत में जो है वो हम पल्ला होना चाहिए। और फिर बीबी शहीद ने उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको बहुत बड़ी वजह कश्मीरियों की जद्दोजहद है बनने की, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल हैं, जिसकी बुनियाद भी कश्मीरियों के जो मसाइल थे और हैं वो थी। तो हम कैसे पीछे हट सकते थे? और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती, क्योंकि ये मामला हमारे पाकिस्तान का है, हमारे मुल्क का है और कोई भी वज़ीर आज़म हो हम उसके साथ खड़े हैं। और बिल्कुल हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं भारत में, वहाँ इलेक्शन होने वाला है और मोदी की जो बुनियाद है वो नफ़रत पे ही है। ये हिंदुता के पैरोकार हैं और जो उसका किरदार एज़ वज़ीर आला गुजरात रह चुका है, हम सब उसको गुजरात का कसाई ही कहते हैं हमेशा। तो छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी सबके सामने है और इस वक्त कुलभूषण के मसाइल भी हैं, तो उनको यही बात करनी थी और वो करेंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में रिटेलिएशन में देर की गुंजाइश नहीं है। ठीक है रफ़त सईद, एक बहुत अच्छा जेस्चर इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें जो है उनकी तरफ से भी है। फरमाइए किस तरह से देख रहे हैं ये हार्मनी इस वक्त जो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर? देखिए, जब भी ऐसा कोई वाक़या इमरान होता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो एक जगह जमा हो जाती हैं और एक ही उनका मौक़िफ़ होता है। शैला रज़ा ने एक बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जौहरी क़ुव्वत बनाया। मैं ये कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, ग़ुलाम इसहाक़ खान, सब ने इस मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और सबका एक ही मामला था कि इसको आगे लेके चलना है और ये हमारे पास होना चाहिए। लिहाजा सबके मरहून मिन्नत कौम को होना चाहिए कि इन सब ने इस जगह पर हमें पहुंचाया। इसके साथ साथ मैं अब एक बात करूंगा इंडिया की। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हम जो बात कर रहे हैं कि वहाँ इस किस्म का इंतखाबात की बात हो रही है कि इंतखाबात की वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में भारत पे जंगी जुनून सवार है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ एक कुव्वत इमर्ज हो रही है जो जिस तरीके से सोनिया गांधी कांग्रेस को लेके चल रही हैं, उनकी साहबजादी आगे आई हैं, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है नरेंद्र मोदी के लिए और इनकी जमात के लिए कि आने वाले दिनों में वहाँ नई कुव्वत उभर रही है और वहाँ अंदर से अब आवाज़ आना शुरू हो गई है गो के। और फिर उसके साथ मैं कहूँगा कि मीडिया पर जो मैं बाहर थी, मैंने पहली मरतबा 3 दिन से मुसलसल बैठकर देखा है, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान का मीडिया ना बाइज्ड है, ना उसमें कोई तफरीक है, बिल्कुल एक मियाना रवि की बात होती है, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा है कि उनके एंकर पर्सन, उनके जो रिटायर्ड जनरल हैं, उनके सियासतदान हैं, वो मुसलसल जंगो जदल हत्ता के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की भी तरगीब दे रहे हैं। तो बात है कि ये समझदारी का मामला नहीं है। इस खित्ते की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। आपने देखा कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया, जो अमरीका और तालिबान की बातचीत हुई और उसका आगाज हुआ। इंडिया को भी ये चाहिए कि कश्मीरियों से बात करे और इसी तर्ज पर मुज़ाकरात का आगाज करे, वरना आने वाले दिनों में जो है बहुत मुश्किलात हैं और इंडिया में ये इस किस्म के वाक़यात और होंगे। मुसरत जमशेद, ये फरमाइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि एक कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आपकी सियासी जमातें बावजूद तमाम तर इख्तलाफात के
इस लाइन के ऊपर, चाहे वो कश्मीर कॉज हो, चाहे वो इस वक्त इंडिया के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो निमटना चाह रहा है या उसको समझाना चाह रहा है, इसमें आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत है पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम सबको ये याद रखना चाहिए और इंडिया को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारी जो पॉलिटिकल ओपिनियन फ़र्क हो सकती है, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, 27वीं शब को बना था, ये कायम रहने के लिए बना है। और जो मोदी है और मोदी के जो हवारी हैं उनको पता होना चाहिए, मोदी के बारे में किसी को कोई गलतफहमी का हम में से किसी को भी शिकार नहीं होना चाहिए कि इसने गुजरात में जिस तरह से कत्ले आम किया मुसलमानों का, लेकिन वो चूंकि इसकी अपने मुल्क की माइनॉरिटी थी, अनफॉर्चुनेटली ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो वहां पे रह गए। लेकिन मोदी से अकल की तवक्को करना और खित्ते में अमन की तवक्को करना, देखें वो एक अनपढ़ जाहिल एक्सट्रीमिस्ट इंसान है और वो अपनी जहालत की बेसिस पे अपने इस मुसलमानों के कत्ले आम की बेसिस पे आगे आया, तो उसको ये लगता है कि अब वो एक कदम और आगे बढ़े अपनी हुकूमत को बचाने के लिए के साथ पाकिस्तान पे जब वो अटैक की बात करेगा तो ये शुगल मोदी को कहने में भी बहुत महंगा पड़ेगा। उसको अपनी औकात याद रखनी चाहिए, हम कोई बनाना नहीं है जिसको ये इतना इजी से इजी लेंगे। पाकिस्तान कोई बनाना सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कंप्लीट कर लूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इनका पॉलिटिकल स्टंट है इलेक्शन जीतने के लिए। और आपको पता है कि मोदी माइंडसेट के जो फॉलोअर हैं वो भी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं और वो भी इन जंगो जदल और पाकिस्तान और मुसलमानों को इस तरह से हरास करके उनको खुशी महसूस होती है, तो ये खुशी इनको खासी महंगी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पाकिस्तान पे अटैक करने का सोच भी नहीं सकते और अब तो ये कॉन्सिक्वेंसेस यकीनन भारत को भी पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। शैला रजा, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, पाकिस्तान की सिफारतकारी का तकाजा क्या है इस वक्त? शैला रजा साहबा से इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, इस सवाल को रखते हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के साथ। जी फरमाइएगा, पाकिस्तान की सिफारतकारी का इस वक्त तकाजा क्या है? ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कश्मीर इशू जो है वो पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन में इस वक्त है और आजकल कुलभूषण जाधव का केस जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ा जा रहा है, वहां पर बात हो रही है, तो क्या सिफारतकारी का तकाजा है सर इस वक्त पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में ये हमारे सफारतकारी का एक इम्तिहान है, क्योंकि इस वक्त जो है इस रीजन के ऊपर बहुत बड़े इश्यूज, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में अमन का मसला है, अमेरिका जो है वो जाना चाहते हैं और उस लिहाज से उनकी बातचीत चल रही है और वो बातचीत तालिबान के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो उनके साथ पूरी अपनी जो खुलूस दिल से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ ही यहाँ पर इस रीजन में इंडिया में इंतखाबात हो रहे हैं और वो इंतखाबात वो समझ रहे हैं कि बैरूनी ममालिक के साथ छेड़छाड़ करके भी वो जीत सकते हैं, तो ये एक बहुत गलत किस्म की जो है उन्होंने रविश इख्तियार की हुई है। हालांकि इंतखाबात किसी मुल्क में भी होता है, उनके अंदरूनी मामला है और वो जो भी करना चाहे, लेकिन वो फॉरेन रिलेशंस तक और फॉरेन ममालिक के साथ जो है अपने आप को लड़ाकर वो नहीं जीत सकते। और इस वक्त उनको इसी तरीके से एक्सपोज करने के लिए मेरे ख्याल में ये एक इम्तिहान है हमारे सफारती जो है। इसी तरीके से कश्मीर में जो जंग लड़ी जा रही है वो इंतहा को छू रही है। वहाँ के लोग जो है वो इतने तंग आ चुके हैं कि उनके जवान बच्चे जो है वो मरने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जाहिर है उनके दिलों से वो मौत का खौफ जो है वो निकल चुका है। शैला रजा साहब, आपसे जानना चाहें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाहे वो ईरान से हो, भारत से हो या अफगानिस्तान से हो, इसमें क्या तकाजा है पाकिस्तान की सिफारतकारी का एक ऐसे वक्त में कि जब कश्मीर का इशू जो है वहां की इंडिजिनस तहरीक जो है वो अपनी पूरी दुनिया के सामने है। कुलभूषण जाधव का केस इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ा जा रहा है। शैला रजा साहब, आपसे जवाब चाहेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात कर रहे हैं भारतीय जारियत की। जी शैला रज़ा साहब, आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इस पूरे माहौल को, इस पूरे सिनेरियो को डिप्लोमेटिकली अपने फेवर में ला सकता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे काम यही होना चाहिए कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग होती है हम उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है। दुनिया में इस नज़रिए पे बात की जाती है और फाइनली डायलॉग ही पे बात आते हैं हम। और हमें जो इस वक्त भारत की सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे बुनियादी पाकिस्तान की नफ़रत बनी हुई है, जैसे कि बात हो रही है, तो कोई भी जो है इस वक्त सब मोदी से कोई भी पार्टी को पीछे नहीं हटाएगा। तो ये सूरत हाल वहां तक तो आ गई कि वो सब अब वहां की दूसरी पार्टीज ने भी कर दिया ये सब काम, लेकिन किसी मुल्क पे हमला करना आसान बात नहीं है। और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन किस तरह से एक साथ हमें उन ईरान को और भारत दोनों को, बल्कि मैं कहूँगी कि हमारे ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई ईरान को भी। और हमें अपने ताल्लुकात पहले पड़ोसी ममालिक से, फिर हमें और क़ुव्वतों से कम करना चाहिए। हमारी सरजमीन किसी और के हाथ इस्तेमाल ना हो जाए। और हमें ये देखना होगा कि इस्लामी ममालिक भी जो है उनका हम किस हद तक कश्मीर पे उनसे बात कर सकते हैं और वो कश्मीर के लिए किस हद तक आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिफारतकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान खटक रहा है। इस वक्त 27 से ज़्यादा उनके काउंसिल खाने थे अफ़गानिस्तान में, और अब इस वक्त जब अफ़गानिस्तान जो है एक नए दौर के दाखिल हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के किरदार की वजह से इंडिया जो है वो एक माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये सारी बातें दुनिया को समझनी चाहिए और हमें भी अपने बहुत सारी बातों के रुख को बहुत मुख्तलिफ तरीके से कहना होगा। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन की इंटरनल अपनी एक तरफ, क्योंकि हमारी जो भी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के लिए है, और जब बात पाकिस्तान के दुश्मन की हो तो हमें अपना फोकस भी इस तरह की चीज़ों पे रखना चाहिए कि हमारे हर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने जाए। ठीक। रफत साहब, ज़ाहिर के इलेक्शन की जब बात हो रही है इंडिया में और वहाँ पे हमेशा एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव ही बिकता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो सूरत-ए-हाल जहाँ तक पहुँच गई और फिर मोदी का ये स्टेटमेंट कि अब ये वक्त जो है वो बातों का नहीं है, वक्त जो है एक्शन का है, क्या सेंस कर रहे हैं आप? फिर ईरान के हवाले से भी जो बात है उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि क्या देखा जा रहा है। आप हालिया दिनों में ईरान गए भी थे, किस तरह का सेंस वहाँ पे प्रिवेल होते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? रफत सही। देखिए इमरान, बात यह है कि जो सऊदी अरब से ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी जो है जनरल बाजवा ने जो एक रोल प्ले किया है, अदा किया, तो राह हमवार की, तो उसके नतीजे में क्राउन प्रिंस की आमद भी हुई और ताल्लुकात हमारे बेहतर हुए। इसी तरीके से जब ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो ईरान भी गए थे, पाकिस्तानी क़यादत भी ईरान गई है, वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की, सब चीज़ें की। तो ईरान के साथ कुछ ताल्लुकात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए। लेकिन एक खुशाइन बात ये नहीं है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान में ज़रूर है भारत के लिए। और जब हम वहाँ गए थे तो आप देखेंगे जहाँ जिस जगह भी गए, जिससे भी मुलाकात हुई, हमारी वजारत ख़ारजा में भी मुलाकातें हुई, वजारत इत्तलात में भी हुई, तो एक उनका एक झुकाव नज़र आता था भारत की तरफ। लेकिन जो इन तरह जो दोनों मुल्कों से जो सहाफ़ी भी गए, सियासतदान भी गए, फिर जनरल बाजवा ने भी जिस तरह दौरा किया था, तो कहीं ना कहीं बर्फ पिघली थी, ईरान को कायल कर सके थे। लेकिन यह हालिया वाक़े के बाद जो उस तरफ से एक बयान आया ईरान की तरफ से, मेरे ख्याल में उसे न्यूट्रल करने के लिए अब वज़ीर ख़ारजा ने गो के बात की है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, लेकिन अब उन्हें ईरान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पड़ोस में जिस तरीके से भारत पे एक जंगी जुनून सवार है, तो हमें अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ एक ताल्लुकात बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं, ईरान के साथ भी बेहतर करने चाहिए, ताकि खित्ते में जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। और खित्ते में जो एक जंग के बादल, जिस तरह मुझे तो अंदाजा ये हो रहा है कि मीडिया पे ऐसा लगता है कि जंग शुरू करने के लिए वो किसी भी लम्हे तैयार हैं, इस तरह की, जो कि मुमकिन नजर नहीं आता। ठीक है, मुसर्रत जमशेद,
ये फरमाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल देखी कि पॉलिटिकल पार्टीज बावजूद इसके कि तमाम तर आप लोगों से जो है वो समझ लें कि इख्तिलाफात हैं पीटीआई की हुकूमत से, लेकिन इस पेज पे आपके साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से। ना बहुत अच्छा नहीं होता कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था, जो पाकिस्तान वो आए थे, तो अपोजिशन अरकान को भी उनसे मिलाया जाता, जो कि एक रिवायत रही है पाकिस्तान की, तो और एक हार्मनी आपकी और अपोजिशन के दरमियान अच्छी होती है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कि हम सब पाकिस्तान के साथ हैं, कोई एक दूसरे के साथ हो ना हो, आपको पता है कि हम और आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी पहचान, हमारी जान इसके ऊपर मैं बात करूं, और पाकिस्तान है, लेट हर फिनिश जी। पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के सर्वाइवल में ही हम सबका सर्वाइवल है। और जहां तक बात रह गई कि ये जो बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं इंडिया, और इंडिया में सिर्फ हमारे, इसमें मैं आप मीडिया को अप्रिशिएट करूंगी। पहले अगर मैं ये बात कंप्लीट कर लूं कि हमारा मीडिया हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता रहा है। ये जब भी पता है इनके ये एक जैसे कोई वहां पे है ये सूरत हाल, वो इतने हवास बागते रहते हैं। जरा आ जाए उस पॉइंट के ऊपर, मतलब वो हवास बागता उन्हें मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वाकई होंगी, और उसमें हर चैनल एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी के नैरेटिव को, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को कौन कितने अच्छे तरीके से पेश करता है। मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन के दिनों में ये मीडिया पे पैसा खर्चते हैं ताकि वो इनका ये जो नैरेटिव है उसको मल्टीप्लाई करके लोगों के अवाम के जज्बात को। मुसरत बीबी, ये अगर आप प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे तो हुकूमत भी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलवाती, और गिलानी साहब तो कह रहे थे कि जनाब मैं होता तो उनसे मैं पार्लियामेंट में जो है वो तकरीर करवाता, पार्लियामेंट में वहां पे उनसे खिताब करवाता। ये अच्छा नहीं होता, एक जेस्चर बड़ा अच्छा जेस्चर होता। पार्लियामेंट में जहां तक खिताब की बात है तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आई डू एग्री कि वो अगर हो जाता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत की वजह से आपको पता है कि कितना शॉर्ट ट्रिप थी ये, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ये पहली ट्रिप जरूर अच्छा, थी, लेकिन फिर ऐवान सदर में जो तकरीब थी, ऐवान वजीर आजम में जो तकरीब थी, जो जोराना था, जो इशाइया था, उसमें कम अज कम बुला लेते, इनवाइट तो करना चाहिए था इखलाकी तौर पे। मैं आपको मेरी आंसर, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है तो ऑपोजिशन जो है ना, वो मैं आपको अगर पीएमएलएन की एग्जांपल दूं तो ऑपोजिशन का मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा एंड मरियम एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप, या अगर किसी के साथ शरीफ लगता है। आपको पता है कि जब ऑपोजिशन लीडर की बात आई पीपल्स पार्टी में, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ना, मैं टर्न बाय टर्न बात कर लेते हैं ना। वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे और भी लोगों से आप अपनी जमात में से किसी को भी बना दें तो इन लोगों ने अपने किसी भी नुमाइंदे पे, किसी भी बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया। और आपको पता है कि ये जब हमने तो बात करनी थी एंटी करप्शन ड्राइव और के करप्शन का खात्मा होना चाहिए, जिससे ऑपोजिशन वाले समझती है दोनों पार्टी शायद हम बताइए आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो बड़ी अच्छा है। मैं तो चाहती नहीं थी कि ये बातें हों आज के दिन जहां हमारे मुखालिफ ने इतना बड़ा हमें धमकी दी है दुश्मन ने, लेकिन मैं ये बात रफत की मैं बात को सेकंड करूंगी कि चाबहार में और मुख्तलिफ जगह पर इंडिया ने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है, हम उनके ताल्लुकात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें अपने हर हमसाया मुल्क को पकड़ना होगा और इंडिया को भी उसकी औकात की तरफ रखना होगा कि जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं। अब दूसरी तरफ जो बात आपने ऑपोजिशन की तो मैं एक तो वो जवाब है जो दिया जा चुका कि मुकदमात का सामना तो चाहे 18 बेनामी अकाउंट पार्टी फंडिंग केस और हेलीकॉप्टर केस जो है उसमें इमरान साहब को भी है, खटक साहब को भी है, बच्चों को भी है, तो ये कोई अच्छा ट्वीट नहीं था फवाद साहब का। लेकिन जो बहुत बड़ी गलती मैं इसमें महसूस करती हूँ वो मैं ये महसूस करती हूँ कि गवादर जो है वो बलूचिस्तान में है, आप कम से कम वजीर आला बलूचिस्तान को बुला लेते साथ, तो ये एक जाम कमाल साहब मौजूद थे, जाम कमाल साहब
जाम कमाल मौजूद थे और दूसरे आलाओं को भी बुला लेते और वजीर आलाओं को बुला लेते। तो मैं देखें, मैं जो कहना चाह रही हूँ ना कि आप इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ रही थी स्नो वाइट की, जिसमें उसकी स्टेप मदर सुबह ही उठ के पूछती थी आईने से दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन, तो खान साहब का मसला यह है कि सबसे अच्छा कौन मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूंगा। एक रफत साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ बात कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, लेकिन यकीनन आप इसके ऊपर यकीन रखते होंगे कि अंदरूनी सियासी तौर पर हम मुस्तहकम होंगे तो एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी भी हम लेकर आ सकते हैं और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात भी कर सकेंगे। जी सर, तो इस वक्त हमारी हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका क्या तकाजा है, वक्त क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है इस वक्त? मेरे ख्याल में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मुख्तलिफ स्टांस रखती है, लेकिन जहाँ तक मुल्क के जो प्राइमरी मसले होते हैं बैरूनी दुनिया के पास या जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो एक ही होते हैं और इसलिए तमाम पार्टीज़ उसके ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनमें नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। कोई शायद पार्टी है थोड़ी सी वो तसाहिल से काम ले सकती है, लेकिन वो बेसिकली जो नेशनल प्रायोरिटीज़ है उनको चेंज नहीं कर सकती और ना कोई और सोच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक ही रहते हैं। उनको अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में और इस वक्त जो है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है। ये है जो बैरूनी ममालिक उनके जो एफ़र्ट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी बात की जाती है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो बिल्कुल ही कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी जो इंडिया ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर एक ही जैसा मौक़िफ़ है। ये पिछले हुकूमत में शायद हमने वज़ीर ख़ारजा न रख कर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है, क्योंकि एक ऐसा फील है जिसको खाली नहीं रखा जा सकता। अभी जो ईरान की तरफ से हम जो रिएक्शन आया है ये मेरे ख्याल में हमारी अपोलोजेटिक अप्रोच की वजह से है, वरना आपको मालूम है कि ये जो यादेव है, ये जो इंडियन स्पाई है, इंडियन दहशतगर्द है, वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था। तो क्या हमें ईरान को याद दहानी नहीं करनी चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हैं? और वहाँ पर जो बार बार इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को हमारे सामने पिच कर रहा है बार बार, क्या हमें ईरान को बताना नहीं चाहिए? जब ईरान को इसके ऊपर नाराज़गी है कि यहाँ पर सऊदी प्रिंस जो है वो क्यों आया है और इस सिलसिले में वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो हमें भी कोई एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए ये उस वक्त नहीं होता जब कोई ख़ास पॉइंट आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशन में हमारे प्रायोरिटीज़ है नेशनल, वो ईरान को बतानी चाहिए कि इसको हम माइंड करते हैं, इसके ऊपर हम नाराज हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल बता कहा कि पिछली हुकूमत में हमने एक फुल फ्लेज वजीर खारजा नहीं रखा, जिसकी हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। रफत साहब क्या कहेंगे इस पे? और साथ ही साथ जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज ये सऊदी प्रिंस का जो दौरा था, इसमें आपने इसको हम बहुत और भी अच्छा कर सकते थे, सियासी तौर पर बहुत मुस्तहकम हो सकता था। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने एक बात कही है चाबाग के हवाले से, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके साथ वज़ीर ख़ारजा का ना होना, इससे भी हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और ईरान को ये पैगाम दिया गया है, बताया गया है इस हवाले से, और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के थे, जो मुलाकातें हुई, उसमें भी उन्हें आगाह किया गया था। ये तो हुई एक बात। अब मैं बात इस तरफ आता हूँ कि इमरान खान की जो आज की वज़ीर आज़म इमरान खान की तक़रीर थी, बहुत अच्छी थी, कंपोज थी और उसका एक एक जुमला बड़े नाप तोल के जो है वो बोला गया है। तवील तक़रीर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अच्छे तरीके से बात की और पॉइंट ऑफ व्यू दिया।
जो कि तारीफ के काबिल है। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि अगर क्राउन प्रिंस के दौरे में वो चारों वज़राए आला को बुला लेते, चारों गवर्नरों को बुलाते, इसके अलावा जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, और ख़ास तौर से अगर वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून के भी सऊदी अरब से बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसके भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनको बुला लेते तो इमरान खान को और क़ुव्वत मिलती और ताकत मिलती कि इंटरनल सपोर्ट पाकिस्तान में है, सियासी तौर पर वो मुस्तहकम है और आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और आज का पैगाम भी यही चीज़ थी, तो बहुत अच्छा पैगाम जाता। और जहाँ तक रही बात, जब आप सिंध के गवर्नर को बुला रहे हैं तो सिंध के वज़ीर आला को क्यों नहीं बुला रहे? प्रेजेंटेबल वज़ीर आला हैं जितने, मैं यही कहूँगा जो चारों सूबों के वज़राए आला हैं उनमें सबसे प्रेजेंटेबल, पढ़े लिखे, समझदार आदमी जो बात भी कर सकते हैं वो मुराद अली शाही हैं, और उनको वहाँ होना चाहिए था। बल्कि चारों वज़राए आला होते। खाली जाम कमाल को तो सिर्फ एक रखा इसलिए गया कि वो ग्वादर का मामला था, उस पर एतराज़ात हो जाते कि जब इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं तो उसमें वहाँ का वज़ीर आला मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ लेकर अगर चलते तो बहुत अच्छे रहते। मुसर्रत जमशेद, आप ज़ाहिर है कि आप लोगों ने सोचा कि अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। और दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे सिनेरियो में, पूरे इन सब उसमें हमें शेख रशीद साहब नजर नहीं आए। कहीं वो थे या नहीं थे, जरा बताइएगा। उनको देखा नहीं, कहीं नजर नहीं आया शेख साहब? नहीं, आपको पता नहीं क्यों नहीं नजर आए। शेख साहब तो वहां पे मौजूद थे। और उतना जो शख्सियत है, जिस तरह से प्रेजेंस होती है शेख साहब की, बड़े वोकल अंदाज में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो यकीन वो हिस्सा थे तकरीब का। नहीं, शेख साहब वाज देयर और वो मौजूद थे, लेकिन वहां पे स्पीचेस तो नहीं करानी थी। वो कोई जलसा अटेंड करने तो क्राउन प्रिंस नहीं आए, कैमरे में नजर नहीं आए की एक नहीं, वो मैं आपको अभी पिक्चर भेज देती हूँ। अच्छा, मतलब उनकी बाकायदा 1-to-1 मुलाकात हुई है। मतलब जैसे इंट्रोडक्शन तो पहले से ही उनकी थी उनके साथ, बट खान साहब ने खुद मिलवाया है। मैं आपको पिक्चर्स भेज देती हूँ अभी। आप चले ठीक है, नहीं अच्छी बात है। शैला रजा, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में रफत ने कहा बड़े प्रेजेंटेबल वजीर आला है सिंध के, उनको होना चाहिए था। जी, मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो 4 सीटों के डिफरेंस से खड़ी है, और उसमें मोस्टली वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से, खासतौर पर पीएमएलएन से आए हैं, कोई अलग मरीख से या किसी से नहीं आए। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह आप कहें कि वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। ये गलत एक तरीका है। इससे जल्द ही पीटीआई को हटना होगा और हटना चाहिए, वरना ये गलत रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर मुल्क के अपनी तरजीहात होती हैं। हम जैसे ईरान में अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सऊदी अरब की भी बहुत इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। वहाँ 4 रिफाइनरी वो पहले ही लगा चुके हैं, और जो अब मुकम्मल हो जाएंगे। और रत्नागिरी में अभी वो फिर $44 बिलियन की लगाने जा रहे थे। तो इस पे हम सऊदी अरब से तो नहीं लड़ सकते कि हमारे यहाँ तो आप एक ही लगाएंगे, और वो भी इतना लेट, और जिसका 80% ऑयल जो है वो चाइना को जाएगा, और आप 20 साल तक हमें टैक्स नहीं देंगे। वक्त की कमी इस वक्त आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा, सैयदा शैला रजा, रफत सईद और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।